नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग पे। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसका आया है आईपीओ। इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ आप देखेंगे सिर्फ 61 करोड़ का आईपीओ है। इतने समय में सबसे छोटा आईपीओ मैं देख रहा हूं और शायद इसको जो है इस प्लेटफॉर्म पे आना भी नहीं चाहिए था, एसएमई प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। खैर, क्योंकि इसने क्राइटेरिया पूरी कर दी है, 3 साल प्रॉफिट में है, तो देखते हैं दोस्तों इस आईपीओ से हमको जो है क्या इसमें पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। आईपीओ के बाद में ये कंपनी ट्रूली स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, 236 करोड़ रुपए की। और अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज को जो है ढूंढना चाहिए। तो क्या ये इसके जो है लेवल पे खरी उतरेगी? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1998 में, तो 20 साल से ज़्यादा जो है इसको हो चुके हैं। ऑयल और गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाती है, मेंटेन करती है। और ये देश की ऐसी पहली कंपनी है जिसने ट्रांसनेशनल क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के बीच में बिछाया है। तो इसमें जो है टैक्स एग्जम्पशन भी रहता है। मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है कि काफ़ी सालों तक इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे हम लोग बात करें इसकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की, तो 16 स्टेट्स, जो कि इंडिया के सभी मेजर स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर में ये मौजूद है। और ये अपने ऑर्डर्स उठाती है द क्लाइंट्स लाइक ओएनजीसी, एचसीजी, इंडियन ऑयल, गेल। तो ये सभी सरकारी पीएसयूज है जहां से इसको ऑर्डर मिलता है। और जो ये एरिया है दोस्तों, इस एरिया के अंदर में गवर्नमेंट आगे चल के बिलियंस ऑफ रुपीस जो है खर्च कर सकती है, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ्यूचर में हम लोगों को चाहिए। ये फ्यूचर की जो है कंपनी है, आप कह सकते हैं फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर में काम आने वाला है। हालांकि ये कंपनी काफी छोटी है उस हिसाब से। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी इंप्रेस करती है। हालांकि फिगर्स बहुत ही छोटे हैं, यहाँ पर लैक्स में दिया हुआ है फिगर्स, आप इसको करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 88 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि बढ़ के 140 करोड़ और 162 करोड़ पे पहुंचा है। तो ये ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉफिट देखेंगे तो 2018 के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों सिर्फ 7 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। हालांकि कंपनी इसको जो है 20 करोड़ रुपीस के आसपास लेकर आई है, 19.87 करोड़। तो अगर कोई कंपनी 236 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वो अगर 10% प्रॉफिट कमा रही है तो इट्स अ रिस्पेक्टेबल सम, इसको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट कंपनी हालांकि काफ़ी छोटी कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये फ्यूचर में जो है ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, जब इसके पास में हाई टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे और उसको ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, हाँ इसमें जो है डाउट रहेगा। लेकिन ऐसी कंपनियों पर जो है बड़ी कंपनियों की नज़र रहती है जिनके पास में स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड के अंदर में। तो ऐसे में मर्जर्स वगैरह के चांसेस होते हैं, हॉस्टिल टेक ओवर के भी चांसेस उसके अंदर में होते हैं। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है या फिर लेटेस्ट हाफ ईयर है, उसके अंदर में किस तरह की चीज़ें गई है, क्या हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया भी है कि नहीं कमाया है। तो बेसिकली दोस्तों, पैंडेमिक की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस को हर्ट हुआ और ये हर सेक्टर के अंदर में हुआ था, तो कंपनी ने यहाँ पर लिखा है। और नॉर्मल सी हालांकि जो है जून वाले महीने से जो है आने यहाँ पर वापस हो गई। और यहाँ पर देयर इज अ लिटिल लोअर देन द एस्टिमेटेड बिजनेस परफॉर्मेंस जो है हो सकता है इस साल के अंदर में रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ईपीएस की। तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हम इसका देखते हैं तो आप इसके अंदर में जो सितंबर क्वार्टर है उसमें ज़्यादा निराशा नहीं होती है। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया है 5.32 का ईपीएस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखते हैं इनके 2017 का परफॉर्मेंस, तो लगभग उतना ही जो है यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर ईपीएस आया है, तो दैट इज गुड। और अगर इनका वेटेड एवरेज ईपीएस देखते हैं पिछले 3 सालों का, जहाँ पे लेटेस्ट साल को सबसे ज़्यादा
वेटेज दिया हुआ है और उसी के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा 2019 के अंदर में ईपीएस है, तो ये भी अच्छा दिखता है। आगे चल के हम इनका प्राइस देखेंगे, लगभग 120 रुपये का है और 120 रुपये पर अगर लेटेस्ट में अगर ये वाला हम लोग ईपीएस देते हैं 10 से 12 रुपये का ईपीएस, तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है ईपीएस अगर शेयर प्राइस से इसको कंपेयर करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कंपनी काफ़ी छोटी है। तो देखते हैं बाकी सभी चीज़ें। फ्री कैश फ्लोज, जी हाँ दोस्तों, फ्री कैश फ्लोज देखने बहुत ज़रूरी है और फ्री कैश फ्लोज को हम लोग जो है कैश फ्लोज को 3 तरह से बांटते हैं। एक रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो उसकी होती है। तो बेसिकली फ्री कैश फ्लोज को निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश जो कंपनी के पास में आया है उसको आपको परचेज ऑफ द फिक्स असेट्स वगैरह से जो है माइनस करना पड़ता है, तो आपको मिल जाता है फ्री कैश फ्लो। तो ये काफ़ी बड़ा जो है आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, मैं इसको एकदम शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि 2017 के अंदर में जहाँ पर उन्होंने, आप देखेंगे फ्री कैश फ्लोज के मामले में यहाँ पर ऑपरेटिंग यानी कि जो मेन बिजनेस कर रहे हैं उससे इनको 33 करोड़ रुपीस का जो है नेगेटिव कैश फ्लो है, यानी कि कैश बाहर गया है कंपनी से और 13 करोड़ रुपए इन्होंने फिक्स असेट्स पे परचेज किए, तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर में यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी जो है ये आपको थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक दिख रहा है यहाँ पर वैसे, राइट। लेकिन यहाँ पर 2019 में सितंबर के ये क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये जो है पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर कैश फ्लो में जो है इशू जो है 2017 के अंदर में, 18 के अंदर में कंफर्ट स्टेज है। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो से एक प्रकार से नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 31 करोड़ रुपए का आपके पास में कैश अर्जित हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा आप बच गए हैं। लेकिन सितंबर के अंदर में ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई है, मे बी बिकॉज कि यहाँ पर बेसिकली जो है एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेकिन इनका अगर हम लोग बात करते हैं पिछले 2019 में, तो यहाँ पर जो है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये लोग पैसे कहाँ डालने वाले हैं, तो बेसिकली ये लोग जो है यहाँ पर कोई भी प्रमोटर्स को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है और ये पूरे जनरल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और आईपीओ के खर्चा पूरा करने के लिए करेंगे। इनकी ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 661 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है, तो ये अच्छा अमाउंट है 661 करोड़ रुपए। लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी ये अमाउंट जो है ठीक दिखता है। अब दोस्तों इनका आईपीओ कब कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये खुल रहा है 29 सितंबर को, तो इसी समय आप देखेंगे कि 2 और आईपीओस भी इसी समय पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि लोगों का ध्यान कम जाए। और उसके बाद में आप देखेंगे फ्रेश इशू हो रहा है इसमें 61 करोड़ रुपए का, तो यहाँ प्रमोटर्स कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपए का, 117 से 120 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस रहेगा, 125 शेयर्स का इसमें लॉट रहेगा और इसमें पूरा आपको 15,000 रुपये भरना पड़ेगा अगर आप 120 रुपये के हिसाब से लेकर जाते हैं 125 शेयर्स, और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 1,95,000। और आप देख सकते हैं फाइनलाइजेशन इसका हो जाने वाला है 7 अक्टूबर को, और आपको जो है ये शेयर्स अगर इस केस के अंदर में मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस जो है, ऐसा जो मार्केट सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे केस के अंदर में 12 तारीख को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर में आ जाएंगे, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इनके टोटल डेट की बात करें तो ये कंफर्टेबल है, जैसा कि वीडियोस के अंदर में कुछ बहुत ही नेगेटिव बातें कही गई थी, तो जो है साफ साफ मैं आपके सामने रखता हूं। अगर टोटल डेट इक्विटी रेशियो देखें तो ये 0.41 है और ये लगातार जो है कम होते आ रहा है, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी, यानी कि ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको ये लोग रीपे कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज दोस्तों इसके अंदर में ये है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म डेट देखें, क्योंकि ये तो टोटल डेट है, इसमें हर तरह की डेट आ गई, अगर लॉन्ग टर्म डेट देखें तो ये बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज पर है। ये जो है 0.01:1 है, यानी कि काफी, यानी कि 1 करोड़ मान लो इनकी टोटल इक्विटी है, तो उसमें जो है सिर्फ 1 लाख रुपए का ही यहाँ पर डेट है। तो डेट इक्विटी रेशियो के मामले में जो है ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके बिजनेस रिस्क की। तो पहली रिस्क तो ये है कि कंपनी बहुत छोटी है
इसके पास में बार्गेनिंग पावर नहीं है, इसके पास अगर कोई हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो बेसिकली जो है ये इसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, ये उसको सर्विस ही नहीं कर पाएंगे और बेसिकली उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो सभी हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहेंगे वो बड़ी कंपनियां उठाकर लेकर जाएगी। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के फेवर में कम और उसके क्लाइंट्स के फेवर में ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखे थे ONGC वगैरह इनके क्लाइंट्स है, तो बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और जहाँ पर यहाँ पे यानी कि रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। एंड इनके पास में जो है क्लाइंट्स बहुत ही कम है और निर्भरता जो है फ्लू क्लाइंट्स पर ज़्यादा है इनकी। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो छोटी कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी में दो चीज़ें होती है, एक इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड सेकंड इनके पास में कोई बिजनेस मोड नहीं होता है, एंड दे ऑपरेट इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लिस्टेड पीयर्स के केस में जो है ये अपने आप में एक पहली कंपनी रहेगी और इसका एडवांटेज इसको जो है ज़रूर मिलेगा। बट ये भी प्रॉब्लम है कि इसके अलावा भी दूसरी कंपनीज आने वाली है कि नहीं आने वाली है। सो 236 करोड़ की अगर इसका पोस्ट इशू जो है कैपिटलाइजेशन होता है तो काफ़ी छोटी कंपनी ये दिखती है और ऐसे में यहाँ पे निवेश करना जरूर रिस्की है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रुझान रहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तो तीसरे दिन तक रुकना पड़ेगा, यानी कि 1 अक्टूबर को सुबह को डेटा आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है दोपहर तक भी आप वेट करें एंड उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि इसके अंदर में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ऑब्वियसली जो है इसका आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, 15,000 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली इस पर पैसा डाला जा सकता है। लेकिन इफ़ दैट काउंट्स एज अ गुड लाइक सम टू यू, देन इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्केट में और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर किसी IPO में अप्लाई करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं जब इसकी लिस्टिंग हो जाए। हो सकता है इसकी लिस्टिंग जो है डिस्काउंट पर आए और हमें लगता है कि सही में इसका बिजनेस चल सकता है, तो हम इसके अंदर में पैसा जरूर डाल सकते हैं। लेकिन कंपनी की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत है उसमें जो इस तरह का IPO लेकर आई है। हाँ, इसके जो लीड मैनेजर्स वगैरह है वो भी जो है बहुत बड़े वाले लीड मैनेजर्स नहीं है। लुकिंग एट टू द साइज जो है बड़े लीड मैनेजर्स या फिर जो है बुक बिल्डर्स जो है इसमें इंटरेस्टेड होंगे भी नहीं। सो बेसिकली जो है मैं यहाँ पर जो है थर्ड डे का वेट करूँगा। इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी बिकॉज छोटा कंपनी IPO मार्केट के अंदर में आ रहा है, तो बिल्कुल देखना चाहिए। इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, ज़्यादा लोगों ने नहीं बनाया, तो आई थॉट कि इस पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए। आप भी अपने जो है थॉट्स जो है नीचे दीजिए कॉमेंट के अंदर में, मैं आपके हर कॉमेंट को पढ़ता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते।